मेरी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं जानबूझकर पेट दर्द के बहाना करके कोई काम नहीं करती थी। पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी और सास से अपनी सेवा करवाती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। आज अचानक मेरा दिल मायके जाने का हुआ तो सास के पास जाकर डॉक्टर से चेकअप करने का बहाना किया और मायके चली गई। जैसे ही मैं मायके पहुंची तो तुरंत भाभी ने मेरे हाथों में झाड़ू पकड़ा दिया। झाड़ू लगाते समय मैं अचानक गिर गई। मेरा भाई तुरंत अस्पताल लेकर भागा। नर्स मुझे जैसे ही लेबर रूम में लेकर गई तो सामने वाली बेड पर मेरी नज़र गई तो बेड पर लेटी हुई उस औरत को देखकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, मेरी सास। मेरा नाम गीता है। मैं एक साधारण घर में पैदा हुई थी। मेरा शादी एक ऊंची खानदान में हुआ था। मेरी सहेलियों तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थी और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मेरे पति भी किसी फिल्म अभिनेता से कम खूबसूरत नहीं थे। गिन गिन के मैंने दिन गुजारे थे। खैर, वह समय भी आ गया जब मैं अपने कुटिया जैसे घर से निकलकर महल की रानी बन गई थी। शादी के इस पड़ाव में मेरा पति ने मुझे अपना भरपूर साथ दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना, हर फूल के साथ एक कांटा भी होता है। ठीक उसी तरह हर खुशी के पीछे एक छोटा सा दर्द भी छुपा होता है। इस बात का एहसास मुझे अपने शादी का सुबह ही हुआ था। मैं अपने मायके में सुबह देर से उठा करती थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगा कि यहाँ मुझ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मेरी ससुराल में था ही कौन, एक पति, एक सास और एक ननद। इसलिए मैंने घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था, जैसे कोई भूचाल आया हो। मेरे पति विनोद, वो भी घबरा कर उठ गए थे। मैं भी आंखें मलती हुई बेड पर उठकर बैठ गई थी। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही चली जा रही थी। विनोद ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद प्रिया खड़ी थी। वह अपने भाई के पीछे पीछे मेरे पास पहुंची और आवाज़ देकर बोली, भाभी, आप अभी तक सो रही है? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ का बना नाश्ता करना है। मेरी सभी सहेलियों अपने भाभीयों की हाथ से नाश्ता करती है। अचानक हुए हमले से मैं घबरा गई थी। प्रिया के पीछे मेरी सास भी पहुंच गई थी। वह प्रिया को डांट रही थी, प्रिया, यह क्या बचपना है? बेटा, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया है। तो प्रिया बोली, भाभी, पहले मीठा बना लेगी, फिर मेरे लिए नाश्ता। फिर वह बोली, भाभी, आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाओ। मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैं विनोद के तरफ मदद भरी नज़रों से देखा था। वह बहन के इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं बोली, विनोद, मुझे प्रिया की यह हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे समझाए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे इस बात पर विनोद हैरान हो गए थे। वह काफ़ी संयमित वाले आवाज़ में बोले, गीता, आज तो तुमने ऐसी बात कर ली है, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना सुनूं। प्रिया मुझे मेरे बच्चे जैसी है। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद प्रिया की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ को पकड़कर हमेशा हमेशा के लिए मायके छोड़कर आ जाऊंगा, समझी? विनोद की बातें सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। भला कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा पेश आता है क्या? मैं तरोताज़ा होकर किचन में चली गई थी, जहां प्रिया की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसके मर्जी के अनुसार सब कुछ बना दिया था। प्रिया उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटी थी।
वह अभी इतने भी बच्ची नहीं थी कि उसे ये भी ना पता हो कि नई नई दुल्हन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। उनके मन में सब तरह के सपने सजे होते हैं। खैर, फिर तो हमें हर चीज़ की आदत सी हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में प्रिया का ही सिक्का चलता है। मैं भी विनोद के खातिर प्रिया से प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन भगवान ने हमें अभी तक औलाद की खुशी से दूर ही रखा था। मैं औलाद के लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो प्रिया का लाड़ प्यार कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा था टेंशन से दूर रहेंगे तो माँ भी बन जाएंगे। इसलिए मैं हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन विनोद अपने व्यस्त कार्यक्रम से कितना समय निकाल पा रहे थे कि हम हनीमून पर जा सके। उनके पीछे पड़ी रहती तो वह मुस्कुराकर टाल देते थे। आखिर में उन्होंने बात मान ली थी। वो बोले हम हनीमून पर जाएंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारी करती रही। रात के खाने के समय उन्होंने मेरी सास को बताया। बोले हम 3 सप्ताह के लिए हनीमून पर जा रहे हैं माँ। ये सुनकर प्रिया तो उछली पड़ी थी। बोली वाह भैया, मुझे भी जाना है। मेरी सभी सहेलियाँ घूमने गई है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी सास ने प्रिया को आंखें दिखाई थी, जबकि विनोद मुस्कुरा रहे थे। वह बोले ज़रूर चलेंगे गुड़िया। अब मेरे सब्र की इम्तिहान थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी, प्रिया अपनी सहेलियों से पूछना तो क्या वह भी अपने भैया भाभी का हनीमून खराब करने गई है या फैमिली टूर पर। प्रिया मेरी बात सुनकर रोने लगी थी, जबकि मैं डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे विनोद से बहुत डर लग रहा था कि अब वो मुझ पर चीखेंगे चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे कमरे में आए और चुपचाप सोने के लिए लेट गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सामान कार में रखे और मुझे चलने को कहा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। मुझे तो लगा था कि मैं जीत गई। अब प्रिया मेरी खुशी के बीच कभी नहीं आएगी। लेकिन ये क्या, विनोद ने मेरी मायके के गेट पर कार रोक कर कहा था यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं अनजान बनकर उनके तरफ देखने लगी थी। वो बोले मैं, माँ और प्रिया ऊटी की सैर पर जा रहे हैं। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आती तब तक तुम यहीं रहोगी। वो शब्द नहीं थे, तीर थे, जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी कर दिया था। मैं लुटी पिटी घर में दाखिल हुई तो माँ ने गले से लगा लिया। 3 दिन ही शांति से बीते होंगे कि भाभी ने ताने मारने शुरू कर दिए थे। वो मेरे परवरिश पर माँ का बहुत मजाक उड़ाती थी कि बेटी की कैसी परवरिश की है कि 4 महीने भी ससुराल में ना टिक सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि मेरे भाई ने भी कह दिया गीता, अब तुम यहाँ मेहमान तो रही नहीं। मेहमान तो 2 दिन का होता है, लेकिन तुम तो यहाँ काफ़ी दिन ठहर गई हो। अपने भाभी के साथ काम में मदद किया करो। मुझे उन सब का बर्ताव बहुत दुख दे रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करनी पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बात सुनाकर चले जाते थे। गीता का तो अपने ससुराल में दिल ही नहीं लगता। पता नहीं क्या चक्कर था उनकी। इन्हीं बातों से तंग आकर मैं 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर ससुराल चली गई थी। मेरी सास ने मेरा जोरों से स्वागत किया था, जबकि प्रिया मुझे वहाँ देखकर परेशान हो गई थी। वो बोली भाभी, आपने तो बिना वजह आने की तकलीफ़ की। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि होना तो वही था जो प्रिया कहती। लेकिन मेरी सास ने प्रिया को कड़ी डांट से चुप करा दिया था। जब विनोद ऑफिस से वापस आए तो
मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। मेरी इज्जत 2 कौड़ी की बन के रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से ज़िंदगी का सबक सीख कर आई थी कि शादी के बाद एक औरत का इज्जत सिर्फ उसके ससुराल में होती है। इसी वजह से मैं प्रिया को खुश रखने लगी थी। मुझे इस तरह प्रिया के आगे पीछे घूमते देखकर विनोद का भी मेरे प्रति रवैया ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए दुआ करते नहीं थकती थी। विनोद भी बच्चों के इच्छुक थे, मगर यह देर भगवान की तरफ से ही थी। हम दोनों तो फिट थे। उधर प्रिया मुझे तकलीफ देने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा था कि प्रिया का आजकल मूड कुछ अलग ही था। वह दिन भर अपने कमरे में ही रहती थी, हर वक्त सज धज के रहती थी, 2-2 घंटे के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैं भी उसका राज जानने का ठान ली थी। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार सच कब तक छुप कर रह सकता था। तो आखिरकार बात यह थी कि प्रिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा था। हमारे एरिया में एक नया लड़का आया था। ठीक ठाक कद, गहरा काला रंग और कपड़ों से भी वो गरीबी की चक्की में पिसता हुआ एक नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसके बदौलत उससे मोहब्बत की जाती, लेकिन पता नहीं प्रिया की आंखों पर कैसे पट्टी बंधी हुई थी। मैं सारे मामले को बहुत मज़े से लुत्फ़ उठा रही थी। हर शाम को वो प्रिया को एक लिफाफा थमा के चले जाता। उसके बाद प्रिया कई घंटों तक अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने अपने पति को उसकी प्यारी बहन का असली रूप दिखाने का फैसला किया था। इसलिए जब भी विनोद और मैं एक साथ बैठते तो मैं उससे यही कहती कि प्रिया के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढ ले। जवानी बड़ी बेलगाम होती है। आजकल का ज़माना भी तो ऐसा ही है। विनोद मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते, ज़माना कैसा भी हो, मेरी बहन को इस ज़माने की हवा नहीं लगी है। मैं मन ही मन उनकी इस बहन के ऊपर के भरोसे पर खूब हंसती। अब मैं पूरी तरह से प्रिया की जासूसी कर रही थी। एक दिन मैं प्रिया को घर से बड़े तैयार होकर बाहर निकलते देखा था। मैं भी उसका पीछा करने का फैसला किया। मैं उससे दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है। हमारी गली से मुड़कर बाहर निकलते ही वह एक शानदार कार में जाकर बैठी थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा था। वह लड़का शक्ल से ही किसी रईस खानदान का लड़का लग रहा था। खैर, मैं घर वापस आ गई। मुझे बेइंतहा जलन हो रही थी। आखिर प्रिया के हाथ इतनी बड़ी असामी लगी कैसे थी? इस बात के तय तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज जानने की कोशिश की थी और राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात यह सामने आई थी कि प्रिया और उस रईस लड़के की मोहब्बत बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी। वो काला सा लड़का बस उस रईसजादे के खत देने आता था। यह कैसे हो सकता था कि इस घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के बाद अगले घर जाकर भी वह खुशहाल रहे। इस तरह से तो उसे उसकी कभी सज़ा न मिलती जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक प्लान बना डाला। इस प्लान के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी या फिर जहन्नुम, लेकिन मैं बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ी थी। मैंने विनोद को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। मैंने अपनी आंखों से प्रिया को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा विनोद के कानों में जहर डालती गई। एक दिन वो रईस लड़का प्रिया से काले लड़के के घर में मिलने आया था। शायद शादी के मामले को निपटाने आया था।
मैं विनोद को फ़ोन करके घर बुला लिया था। मैं उनको अपने साथ लेकर छत पर गई। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। प्रिया जल्दी जल्दी से उसके घर से निकलकर अपने घर के लिए निकल पड़ी थी। मैं विनोद को कहा, अब गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुनो। उनका रंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। प्रिया जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मैंने उससे गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, प्रिया, मैंने देख लिया है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें ज़रा सा भी शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के चेहरे पर कालिक पोत दी है। वह हमेशा की तरह मुझ पर रौब झाड़ते हुए बोली, हाँ, मिल कर आई हूँ उस लड़के से। मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। प्रिया की बातें सुनकर विनोद गेट के पीछे से निकल कर आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर प्रिया का चेहरा लाल कर दिया था। मेरी सास भागकर अपने बेटी को बचाने आई थी। विनोद बोला, अंधा भरोसा करता हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो अपने हाथों से तुम्हें मार देते, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ एक चुटकी में ही हुआ था। विनोद ने पंडित जी को बुला लिया और उस काले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। कोशिश काले लड़के ने हमारे घर जाकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से लगभग 4 दिन पहले मैं उस सांवले लड़के के घर गई थी। वो बहुत ही गरीब था। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपयों की ज़रूरत थी। चाहे तो वो उस रईस लड़के से मांग सकता था, लेकिन वह उसके पिताजी के पास नौकरी करता था और मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसे 1 लाख देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वो सब कुछ कह दिया जो मैं उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी और अब पंडित जी इन दोनों की शादी करवा रहे थे। मैं यह सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। प्रिया हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, अब उसके साथ बुरा हो रहा था। वो तो लोगों के बर्तन मांज मांज कर पेट भरती होगी। प्रिया की इस घटना के बाद मेरी सास पूरी तरह टूट गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपने सास से पूरे घर का काम करवाने लगी थी। इसी दिनों में भगवान ने मुझे औलाद की पहली खुशी दी। मैं माँ बनने वाली हुई तो विनोद के दिल से बहन का गम निकल गया। अब तो मैं उनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज़ मेरे हुक्म पर होने लगी थी और यही सब तो मैं चाहती थी। प्रिया ने बिना वजह मेरा कीमती समय बर्बाद कर दिया था। खैर, अब तो घर के बर्तन तक मैं अपने साथ से धुलवाती थी। देखते देखते मेरे 8 महीने पूरे हो चुके थे। अब ये मेरे आराम के दिन थे, लेकिन मेरी सास ने तो एक अजीब नाटक शुरू कर दिया था। कभी उन्हें चक्कर आ रहे होते तो कभी उन्हें उल्टी होने लगती थी। वह सारा सारा दिन परेशान रहने लगी थी। अब तो उनका बेटा भी उनके सेवा में रहने लगा था। मेरी भी हालात ऐसी हो गई थी कि कोई काम नहीं कर पाती थी, जबकि मेरी सास तो पूरी तरह से बेड पर आराम करती रहती थी। मैं सोचती कि वह ये सब नाटक कर रही है, लेकिन जब मैंने उन्हें डिलीवरी वार्ड में देखा तो मुझे सच्चाई का पता चल गया था। बेटी तो बेटी, माँ भी किसी से कम नहीं निकली थी। उसने भी मेरी और विनोद की आंखों में धूल झोंक दी थी। हुआ यह था कि मैं पेट दर्द के बहाना करके विनोद के सामने रोती रहती। वह भी मेरे लिए बहुत परेशान थे। मैंने उनसे अपनी माँ के घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि वह मेरे पीछे सब कुछ संभाल लेंगे। मैं आराम करने के लिए अपनी माँ के घर पहुँच गई थी। दुनिया में केवल माता ही है जो निस्वार्थ भाव से प्यार करती है। मेरी माँ ने बड़ी खुशी दिल से मेरा स्वागत किया था। वो तो मुझे बेड से उतरकर पानी तक पीने नहीं देती थी।
कुछ दिनों तक तो मेरी भाभी भी मुझे बिठाकर खाना खिलाती थी। अब तो उनकी आंखों के सामने ही अंधेरा छाने लगा था। वह बहाने बनाकर मुझसे काम करने को कहती थी। एक दिन मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, यह घर का झाड़ू पोछा कर दो, इससे तुम्हारा डिलीवरी आसान हो जाएगी। मैं शिकायत भरी नज़रों से माँ की तरफ देखा तो वह मुझे बहुत बेबस नज़र आई थी। मैं बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ ली और इधर उधर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। तभी ना जाने किस बुरे समय में मेरा पैर मुड़ गया और मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ भी मालूम नहीं रहा कि कब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए और कब मेरा इलाज शुरू हो गया। कई घंटे बेहोशी के बाद मुझे होश आया तो मुझे बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मेरे शरीर से एक हिस्सा अलग हो गया हो। मैं जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैं खुशी से अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मेरी माँ रोने लगी। उनकी रोने से मैं डर गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने आपको बेटा दिया था, मगर हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। अब तो शायद आप कभी माँ भी नहीं बन पाएंगी। मैं छटपटा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया। फिर यह होता कि जैसे ही मुझे होश आता है, मैं चीखने चिल्लाने लगती थी और मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता। 3 दिन बीते होंगे जब मैंने होश आते ही सास की आवाज़ सुनी थी। वो किसी को बेटा होने पर बधाई दे रही थी। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे प्रिया की आवाज़ सुनाई दी तो मैं तुरंत अपनी आंखें खोल दी। मैंने देखा प्रिया का बेड मेरे बेड से एक बेड की दूरी पर पड़ा था। वो एकदम खुशी से लेटकर अपने बच्चे को गोद में लेकर चूम रही थी। मेरी सास उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वहाँ अपनी सास को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वो भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। वो हमें धोखा देकर अपनी बेटी से मिलती थी, लेकिन प्रिया वो तो एक बार फिर मुझसे जीत गई थी। उसने अपने बच्चों को जन्म दिया था और मैंने खो दिया था। मैं नर्सों से की नज़र बचाकर अपने बेड से उठकर प्रिया के बेड के पास चली गई थी। मैं रो रही थी। मैंने प्रिया से कहा, प्रिया, तुमने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीनकर तुरंत बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी खुश हो। मुझे देखकर वह गुमसुम हो गई थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। प्रिया बोली, हर इंसान को उसके अपराध की ज़रूर सज़ा मिलती है। मेरा अपराध बदनामी का था, जिसकी सज़ा मुझे मिल गई। आपका अपराध मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का था। आपने मुझसे मेरे घर वालों का प्यार भी छीन लिया और मुझसे मेरी मोहब्बत भी। भगवान ने आपसे आपकी मोहब्बत, आपकी औलादी छीन ली। हमारा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मेरी माँ इस सब में बेकसूर है, इसका ख्याल रखिए। हे भगवान, इनके पेट में अल्सर हो गया है, खाया पिया हजम नहीं होता है, इससे कैंसर होने का भी डर है। अब एक और पाप अपने सिर पर मत ले। भगवान के लिए इन पर दया करें, शायद उनकी दुआ आपको लग जाए और भगवान आपको फिर से माँ बना दे। प्रिया की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझे मालूम पड़ चुका था कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी। मैंने भगवान के बनाए इस संसार को अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। उसको अपना बदला लेने देता तो क्या हो जाता। मैं खुद भगवान बनने की कोशिश क्यों की। मैं भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी
और आज से अपनी सास का ख्याल रखने की कसम खा ली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।